आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आप सबका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व का अब समापन होने वाला है। चुनावी मैदान में सियासी दमखम दिखाने के बाद अब दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र में मोदी सरकार ही बनने जा रही है, लेकिन सरकार बनाने के पहले जो कवायद हर चुनाव के बाद दिल्ली में होती है, एक बार फिर वो सिलसिला साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली में एनडीए की बैठक हो चुकी है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल भी हुए। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी समेत तमाम एनडीए के घटक दल इस बैठक में शामिल रहे। टीडीपी, जेडीयू समेत तमाम घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि संभवतः आज ही नए सरकार के गठन का दावा भी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा। दावा सौंपने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। अब बारी इंडिया गठबंधन की है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही इस बैठक में दो अहम सवाल सामने नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि बंगाल की दीदी का इस बैठक में किनारा करना, दूसरा ये कि इस बैठक में उद्धव ठाकरे का भी न पहुंचना, संजय राउत को बतौर नुमाइंदगी के लिए भेजना और खुद बैठक में न पहुंचना। हालांकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले के साथ बैठक में नजर आए। पहले सूचना ये थी कि संभवतः शरद पवार बैठक में न आए और सुप्रिया सुले ही बैठक में मौजूद रहें। दोस्तों, हालांकि देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने वाली समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ बैठक में मौजूद हैं। एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द केंद्र में सरकार बननी चाहिए। करीब 1 घंटे चली इस बैठक की जो तस्वीर सामने आई, उसमें पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं के चेहरे पर सरकार गठन को लेकर निश्चिंतता नजर आई। हालांकि इन सबके बीच लगातार मुखर हो रहे तेजस्वी यादव ने नीतीश बाबू की तरफ एक बार फिर पासा फेंका है। कहा कि नीतीश चाहें तो किंग मेकर बन सकते हैं। बेशक एनडीए के पास संख्या बल है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इंडिया गठबंधन की ही केंद्र में बने। चलिए, इन तमाम सियासी घटनाक्रमों पर आज हम चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं जो सरकार बनाने बिगाड़ने को लेकर बयान आ रहे हैं। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। अलग अलग बयान हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद वो बात करेंगे मीडिया से और बताएंगे कि क्या कुछ बैठक में हुआ। अमूमन अखिलेश यादव का भी यही बयान रहा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय करा दें, फिर आपको बताएंगे कि आखिर एनडीए की बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के समर्थन में पारित किया गया है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बालकृष्ण पांडे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनके लिए सुकून की खबर है कि इनकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नेता समाजवादी पार्टी यश भारतीय जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यश जी। मोहित दीक्षित कांग्रेस के विभाग प्रवक्ता हैं, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग लेते हैं सुनील त्रिपाठी जी का। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत पर आपकी पैनी निगाह होती है। इन्होंने जो कुछ कहा था समाजवादी पार्टी के लिए वो बिल्कुल अक्षरशः साबित हुआ। हालांकि उस चर्चा में सुनील जी के इस बयान पर सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन हकीकत के करीब रहा। तो निश्चित तौर पर 7 चरणों में अलग अलग समय में जो लगातार हमने डिबेट किया, उसमें अलग अलग जो वरिष्ठ पत्रकार या विश्लेषक आए, उन लोगों ने जो भी विश्लेषण दिया वो बिल्कुल सच साबित हुआ। हालांकि एग्जिट पोल निश्चित तौर पर विफल हो गया, लेकिन आप चाहें तो प्राइम टीवी के इस डिबेट कार्यक्रम को देख लें। हमने जो कुछ कहा था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए या सूबे की सियासत को लेकर के, वो अक्षर सही साबित हुआ। ये दावा मैं कर सकता हूँ। चलिए, जैसा कि मैंने कहा चर्चा पर मैं चलूँगा, लेकिन आपको सबसे पहले वो प्रस्ताव हमारे पास कॉपी आ गई है जो आपसे थोड़ी देर पहले एनडीए गठबंधन की बैठक में पारित किया गया था।
भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ। तो ये एनडीए की बैठक का लब्बो-लुबाब था। करीब 21 घटक दलों के नुमाइंदे इस बैठक में शामिल रहे और सबने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास जताया। सुनील जी, कवायद इंडिया गठबंधन की बैठक पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि तेजस्वी अभी भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारें और उन्होंने कहा कि किंग मेकर होना ज़्यादा बेहतर है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में आए। हालांकि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया कि जल्द से जल्द केंद्र में सरकार का गठन होना चाहिए। यानी पासा तो फेंका गया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। देखिए संजय जी, पहले तो हम लोग चर्चा कर लें। हम लोग डिबेटों में बैठे, हमने भी आपसे कहा था कि 25 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। जी, हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े जोशी हैं। हमने कहा हम लोग छोटे पत्रकार हैं, छोटे लोगों के साथ बैठते हैं, छोटे लोग ही वोट देते हैं। जी, ईश्वर कृपा से हमारा आकलन आपने भी देखा और डिबेट में भी पड़ा हुआ है। आपने, मैं कई चैनलों में इसमें बात उठाया, सफल हुआ। मैंने ये भी कहा था कि विपक्ष मजबूत होगा, जो मेरा आकलन था मैं आज भी कह रहा हूं। लेकिन सत्ता जो सरकार जो बनेगी वो एनडीए की बनेगी। जी, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। ये तो मतगणना के एक दिन पहले ही आपने कहा मैंने था। पहले भी आपसे कहा था और उसके कई कारण हमने गिनाए थे। भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों जा रही है, तो मेरे भाजपा प्रवक्ता महोदय ने कहा था 80 पार, 80 मेरी रहेंगी। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप लोग शासन करते हो, हम लोग छोटे छोटे पत्रकार गली कूचे में घूमते रहते हैं, तो 1-2-4 दिन बाद स्पष्ट हो जाएगा। और मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप जैसे मेरे कई भाइयों ने कई चैनलों में इस बात को कहा कि जो मैंने कहा था वो सही निकला। इसलिए देखिए संजय जी, आप पूछ रहे हैं, हम लोग छोटे लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी पीड़ा को आप देखते हैं। मैं किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा और विशेषकर जो बीमार लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग मुद्दा अधिकार चर्चा में रखते हैं, क्योंकि वही हमारे वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती यही की कि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य खराब हो गया, दिक्कत पैदा हो गई। कृषि विभाग जिसकी किसानों चर्चा करते हैं वो कैसा है, उस पर आप ही डिबेट की बात कोई चर्चा नहीं करूंगा, हमने भी उस पर कई मुद्दे रखे हैं। जो जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, आप पैसा दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा वहां तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है। जिस ब्यूरोक्रेट से कह दिया कि हाँ नहरों में पानी चल रहा है, लेकिन मैंने और आपने भी, आपके चैनल ने भी इन समस्याओं से सदैव भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को अवगत कराता रहा जी। लेकिन आप न जागो। अखिलेश जी की बात रही तो अखिलेश जी को मैं सदैव कहता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रतिद्वंदी के रूप में कोई उत्तर प्रदेश मुझे दिखाई पड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी है। आपने देखा बहुजन समाज पार्टी का हम लोग अखबार में लिखते हैं, सुपड़ा साफ हो गया। सत्य है ये। तो आकलन हम लोग कहीं न कहीं कर जाते हैं। आपने डिबेट में कराया था कि एग्जिट पोल पे हम लोग चर्चा किए थे, मैंने सरे से नकार दिया था कि एग्जिट पोल मैं विश्वास नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, उनका भी आंकड़ा हो सकता है। मैं 30 सालों से देख रहा हूँ कि एग्जिट पोल पहले सही आ रहा था, लेकिन 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ एग्जिट पोल, चाहे बिहार का आप देख लीजिए, सही नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब कौन देश की सरकार बनाएगा, कौन देश के लिए योजनाएं लेके आएगा, क्या करेगा देश के लिए। तो अभी देखिए ये गवर्नमेंट 2 लोगों के हाथ में है, जहां मेरा मानना है, एक चंद्रबाबू नायडू जी और एक हमारे चाचा जी, जिनके बिहार में बोर्ड लग गए हैं कि चाचा जी सबके हैं। तो वहां जनता समझ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए। और ये सरकार नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे थे संजय जी, उस तरह से इस बार काम नहीं कर पाएंगे, मेरा आकलन है, इसलिए कि स्वयं कमजोर हैं। अब जो निर्णय लेना होगा वो एनडीए से लिया जाएगा। जब पहले निर्णय लेना होता तो भाजपा लेती थी बैठ के जी। तो इससे देखिए देश की अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है कि आप देश के लिए कुछ करना चाह रहे हो, सहयोगी दल नहीं चाह रहे हैं, तो एक तो ये समस्या पैदा होगी।
दूसरी बात कि यही दल जो आप साथ में हैं, अगर दूसरे दल से लोग अलग होकर आप पास आ सकते हैं तो संदेह आपको भी करना चाहिए कि अगर हम जरा सीधा उधर किए तो हमारे दल के लोग भी कहीं आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भी अस्वस्थ है। नीतीश कुमार जी, बाबू नायडू जी क्या गेम खेलेंगे, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया गठबंधन आज भी दावा कर रहा है सरकार मेरी बनने जा रही है, अच्छी बात है, सरकार का परिवर्तन हो, नए लोग आए, 10 साल से लोग देखे तो कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है और राहुल जी क्या करेंगे, खटाखट नोट निकलेंगे, बढ़िया जनता खुश रहेगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, अखबार वालों का अखबार बहाल हो जाएंगे, नई अखबार शुरू हो जाएंगे, तो मीडिया जगत में भी इस बात चर्चा हो रही है। हो सकता है देखे क्या करते, लेकिन जो मेरा आकलन है अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी की ही बनेगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए दल सब साथ में खड़े हुए हैं। अब ये भी चर्चा में आ रहा है संजय जी, आप भी सुने होंगे कि हो सकता है कि गृह मंत्री जी का विभाग बदल दिया जाए, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। मैं इस बारे में नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, और यही सब कारण भारतीय जनता पार्टी को हराने में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में अगर आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ढहा है, और आप सोचिए अयोध्या जैसी सीट, संजय जी, जिस भगवान राम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, सुनील जी सिर्फ अयोध्या की बात मत कीजिए, मैं अयोध्या कह रहा हूं कि राम का मुद्दा पूरे देश में रहा संजय जी। नहीं, फैजाबाद मंडल की बात कर लीजिए। हाँ, वही वो पूरा एरिया साफ हो गया आपसे, और साफ होने के यही सब कारण है कि मैं फिर कह रहा हूं एक बार कि भारतीय जनता पार्टी ने मीडियम क्लास के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से इस सरकार में मीडियम क्लास 5 साल इंतजार करता रहा कि हो सकता है आप कुछ मेरे लिए मिले, 5 साल वो भी गुजर गए। आपने गरीबों के लिए किया कि राशन मिल गया, खुश हैं, अमीरों को कर्जा माफ कर दिया, खुश हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर हमारा है मीडियम क्लास जी, वो तो दिन पर दिन मरता ही जा रहा है, घुटता ही जा रहा है। बच्चों को फीस देनी है, घर का किचन चलाना है, और इन पे हम लोग चर्चा करते भी रहे, पहले भी आपने चर्चा किया। मेरा मानना है कि माँ बहनों को सबसे ज्यादा किचन प्यारा होता है और अपने गहने प्यारे होते हैं जी। किचन की स्थिति आपने ऐसी कर दी कि दालें वो महंगी, तेल वो महंगा, कभी आलू उछल रहा, कभी टमाटर उछल रहा है ये। और उसके बाद सिलेंडर की तो चर्चा नहीं करेंगे, हम 1250 सिलेंडर हो गया। अब आइए, हम अगर एक बहन बेटी हमारी मंगलसूत्र पहनना चाह रही है तो सोना किस रेट पर पहुंचा दिया आपने। डीजल पेट्रोल जिस किसान की आप बात कर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स वही डीजल ले रहा है, वही हमारा मिनिस्टर ले रहा है, और वही वो बेचारा किसान ले रहा है जिसके न पेट में रोटी है और न तन पर लंगोटी है। तो अगर आप वास्तव में इन लोगों के लिए कुछ किए होते, सोचे होते कि वो जो लंगोटी वाला है बेचारा दिन रात धूप मरा, हम एसी में चर्चा कर रहे हैं संजय जी बैठ करके, और आप चले जाइए, इस समय फसल बोई जा रही है, कोई गन्ने खेत में लगा है तो कोई उड़द खेत में लगा है, तो कम से कम उस वर्ग पे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए, और जाति धर्म से हट करके जो गरीब वास्तव में गरीब है, कम से कम अपनी योजनाएं वहां तक पहुंचाइए। उत्तर प्रदेश देखिए संजय जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, 700 करोड़ भ्रष्टाचार के मामले यूट्यूब से लेकर मीडिया सेंटर तक चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? एक ब्यूरोक्रेट्स को आप इतने विभाग दे दिए, क्यों दिया आपने? सत्ता बदली, वही कृषि मंत्री, वही प्रमुख सचिव कृषि। तो अगर आप भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाह रहे थे, आप चाहते मेरी योजना किसानों तक पहुंचे, तो एक बार नए चेहरे को भी मौका दें। बिल्कुल। क्यों नहीं दिया आपने? नहीं दिया, खनाजा भोगिए। और यही हाल रहा संजय जी, मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं, 27 में सफाया हो जाएगा भाजपा का। चलिए ठीक है, क्योंकि जो दमखम देखने को मिल रहा है विपक्षी दलों में, खास करके राहुल और अखिलेश की जोड़ी में, निश्चित तौर पर बालकृष्ण जी आपके सामने चुनौती तो है। हालांकि सुकून की खबर ये है कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, इस्तीफा देने के बाद अब पेशकश कर सकते हैं नए सरकार के गठन की। हालांकि ये अलग बात है कि आज राष्ट्रपति भवन में संभवतः डिनर भी है, जिसमें विधायी पार्टी की एक औपचारिकता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पूरी की जानी है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से संसदीय दल की बैठक हुई है, एनडीए घटक दल सारे लोग 21 दलों के नुमाइंदे मौजूद रहे और सबने अपना समर्पण पत्र दे दिया है, तो संभवतः बगैर विलंब किए प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्रपति से दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन बालकृष्ण, चुनौतियां कम नहीं हैं अभी भी, ये तो मानना पड़ेगा। पिछले बार आप 303 सीटों पर थे, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत के पार थी। इस बार आप 240 पर हैं, यानी 32 सीटें। सुनील जी मेरे ख्याल से 272 है ना, 32 सीटों की कमी अभी आपके पास है। तो बहुत कुछ सोच समझ के फैसला लेना होगा। सरकार चलाना भी एक टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, इनके बारे में किसी से छुपा नहीं है, टीडीपी नेता, और नीतीश बाबू का क्या चाल चरित्र रहा है राजनीति में, ये भी किसी से नहीं छुपा है। जी बालकृष्ण। देखिए संजय जी, कुल भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार
इस देश में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दो तीन बातें हमारे भाई ने कही, पत्रकार महोदय ने कही हमसे अभी कि लाभ नहीं मिला, ऐसा नहीं। कुल मिला 54 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते प्रधानमंत्री जी ने खोलने का काम इस देश में किया। और जो ज़रूरत थी उन लाभार्थियों को, जो ज़रूरतमंद थे, जिनके जो पात्र थे, उनके खाते में सीधे वो धन या जो भी योजनाएं थी उसको देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में निश्चित रूप से चुनौतियां होती ही हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, चाहे एनडीए के लिए हो, चाहे अन्य दलों के लिए हो जो विपक्ष में हैं। अगर आप कांग्रेस को देखें तो पिछले तीसरा चुनाव है, तीन चुनाव से वो 3 डिजिट का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। तो ये उनके लिए चुनौती है। वो इसी बात में प्रसन्न हैं कि हम अभी 3 डिजिट का आंकड़ा नहीं कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हो गई हैं, इस बात में वो प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। पर वो भूल जाते हैं कि 14, 17, 19, 22 और 24 जिस प्रकार से एक तरफा जीत एनडीए गठबंधन की उत्तर प्रदेश या 17 से 18, करीब 18 राज्यों में, उड़ीसा भी आप जोड़ लीजिए आप, तो 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के जनमानस का जो विश्वास है वो इतना पुष्ट हुआ है, इतना मजबूत हुआ है। यदि कहीं किसी भारत के किसी भाग में, किसी पार्ट में कुछ कमी होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक जनतांत्रिक पार्टी है, एक लोकतंत्र में व्यवस्था करने वाला, लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास करने वाला दल है। तो हम लोग समय के साथ सांगठनिक दल होने के नाते हम लोग एक स्वस्थ समीक्षा करते हैं कि कहाँ हमसे कमी रह गई, हम या कुछ सीटें हमारी जो गई हैं हमसे, क्यों गई, और स्वस्थ समीक्षा करके भारतीय जनता पार्टी उसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम करती है और काम करके उसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ऐसा हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का जो नेतृत्व है, इस प्रकार से सक्षम है करने में। तो किसी को गफलत में नहीं रहना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि जहाँ पे हम, जिन राज्यों में हम आए हैं, वहाँ हमारा जाना हुआ नहीं है। यानी जनता है, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान को देख लीजिए, या बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, निश्चित रूप से हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ रहे हैं, क्योंकि हमने जनमानस के हित में, गरीबों के हित में जो एक पारदर्शी तरीके से सदैव ही हमने करने का काम वो किया है। यदि कुछ बातें होंगी तो उसको समीक्षा करके सही करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और लोकतंत्र में जो निर्णय, जो जनादेश एनडीए के पक्ष में इस देश की 140 करोड़ के जनमानस ने दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हृदय के साथ उसका सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और हम जो भी बन पड़ेगा आगे अच्छा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बेहतर है, होना भी यही चाहिए। लोकतंत्र की यही खासियत है, क्योंकि सिर्फ केंद्र में सरकार बना लेना ही मकसद नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2019 में आप 10 राज्यों में क्लीन स्वीप किए थे, और इस बार 4 छोटे राज्य त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम और मध्य प्रदेश में ही क्लीन स्वीप कर पाए। तो सुनील जी, मेरे ख्याल से लगता है कि इस पर बीजेपी को निश्चित तौर पर समीक्षा करनी पड़ेगी, और जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं, संभवतः यही वो रास्ता है जो किसी भी सियासी दल को सफलता की ओर ले जा सकता है। मोहित जी, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मोहित जी, चलिए, उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जो आप लोगों ने दावा किया, वो करिश्मा तो कर दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी भी सीटें बढ़ी, आप स्मृति ईरानी तक जो केंद्रीय मंत्री थी उनको हराने में भी कामयाब हो गए। ये जोड़ी हम मानेंगे कि सफल रही। देश की बात की जाए तो 52 सीटों से 99 तक में पहुंच गए। लेकिन साहब, सरकार बनाते हुए तो आप कहीं से दिख नहीं रहे हैं। फिर भी एक कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं पहुंची, उद्धव ठाकरे भी नहीं पहुंचे, और दिन में नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जहां टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने आपके ही खेमे में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है? संजय भैया नमस्कार आपको पहले तो, और साथ में मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार जी। शुक्रिया। लोकतंत्र का ये इतना बेहतरीन चुनाव हुआ है कि आज हम इस चर्चा पे बैठे हुए हैं कि किस तरीके से कौन सरकार बनाने जा रहा है। वरना पिछले 5 सालों से केवल और केवल एक व्यक्ति का इतना महिमा मंडन किया गया कि उसके आगे हिंदुस्तान को भी सोचने के लिए, परिकल्पना करने के लिए कहीं कोई जद्दोजहद किसी ने नहीं करी।
तो आज जनता जनार्दन में अखिलेश हो या राहुल हो या कोई भी विपक्षी दल हो, उससे बड़ा जनता जनार्दन है जिन्होंने वो बात समझी और एक मैंडेट दिया उस व्यक्ति को जो बोलता है एक अकेला, अपने को एक अकेला बोलते हुए उन्होंने अपना महिमा मंडन किया। आज स्थितियां ये हुई कि लोग जोड़ तोड़ में बात कर रहे हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है जी। ये जनता जनार्दन सभी को कहीं ना कहीं उसकी हैसियत दिखा देती है। तो यहाँ पर जनता जनार्दन सर्वोपरि है। रही बात आज जो गणित चल रही है सत्ता पाने के लिए, तो चाहे नीतीश जी हो, चाहे नायडू जी हो या कोई भी दल हो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग है, तो उसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की शैली देखनी पड़ेगी जी। किस तरीके से अकाली दल उनसे अलग हुआ नीतियों पर, किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, किस तरीके से अपने विपक्ष के नीतीश बाबू की कहीं ना कहीं कभी चिराग पासवान जी के माध्यम से, कभी अलग अलग माध्यमों से उनको लगातार कमजोर करने की कोशिश की गई उनके ही राज्यों में। तो आज जब वो समय आया है एक सत्ता बनाने का, कोलिशन गवर्नमेंट बननी है, चाहे वो इंडिया के पक्ष में बने चाहे एनडीए के पक्ष में, तो आज उन ताकतों को जो सत्ता बनाने में मदद कर सकते हैं उनको ये तय करना है कि वो जनता के मैंडेट को किस तरीके से अध्ययन करते हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। क्या वो उनको लगता है कि जनता ने नरेंद्र मोदी को मैंडेट दिया है या हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंडेट दिया है। अगर नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया होता तो मैं मानता हूं कि 370 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस जनता ने मैंडेट में दिया होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का तो मानना था ना कि उनको 370 सीटें मिल रही हैं। और आज अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो कहीं ना कहीं सबको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने सबको मौका दिया है अध्ययन करने के लिए। कम से कम वो आप आकलन करें, अध्ययन करें, उसके बाद किस गवर्नमेंट के साथ जाना है जो देश को एक दिशा दे सके, देश के जो भाईचारे को, जो फैब्रिक टूटा हुआ है उसको पुनः स्थापित करे, देश में एक खुशहाली का मौसम लाए, संवैधानिक संस्थाओं का जो लगातार कहीं ना कहीं दोहन या मिसयूज हुआ है 5 सालों में, वो क्रम जारी रखना चाहते हैं या उस क्रम को खत्म करना चाहते हैं। तो आज मैं मानता हूँ ये जनता जनार्दन ने हम सभी राजनीतिक दलों को एक मौका दिया है आकलन करने का। आकलन करिए, आगे के जो 5 साल किस दिशा में आप देश को ले जाना चाहते हैं उस ओर अपना कदम बढ़ाइए। और आशान्वित हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन के जो लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, वो एक मंच पे आकर देश को एक रणनीति और देश को एक दिशा निर्देशित करेंगे। ठीक है। यश भारती जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूँ जी भाई। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश जी को बहुत जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन अब तो ये लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति से कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल करके सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। चलिए, बेहतर प्रदर्शन तो रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से तो चूक गई, इस बात का अफसोस भी तो होगा। देखिए, अफसोस की बात नहीं है, अभी तो परिणाम आए हैं, परिणामों पर चर्चा हो रही है, सब गठबंधन के घटक दल बातचीत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की भी बैठक की बातचीत चल रही है जी। अब उस बैठक में क्या निर्णय होगा, क्या तय होगा, ये देश के वरिष्ठ नेता जितने इंडिया गठबंधन में हैं, वो आप सब प्रेस के साथियों के सामने आकर के बात रखेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जनादेश जो मिला है वो जो हमारा भारतवर्ष है, जो विभिन्नता में एकता है, जो विभूतियों में अलग अलग बातें हैं, उन सबको बांधे रखना। सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी दुखी होगी, उसको छोड़ करके चाहे वो एनडीए गठबंधन की घटक दल क्यों ना हो, सबको जनता ने खुश रखा है, किसी को दुखी नहीं किया है। दुखी अगर कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो जनादेश मिला है, जिस तरह की अगर आप बात कर रहे थे, मैं उस बात को मान भी दूं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बन जाएगी, लेकिन वो तानाशाही नहीं कर पाएंगे जो अपने एनडीए घटक दल के साथ भी करते थे। अब आप वरिष्ठ पत्रकार ने जिस तरह की बात करी, अब आपको साथ में लेना पड़ेगा, एनडीए के निर्णय होंगे, अब भाजपा के निर्णय नहीं होंगे। तो जो भाजपा के निर्णय अभी तक हुए हैं वो देश को घातक रहे, हमेशा घातक रहे।
इससे पूर्व में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार चली तो वो भाजपा की सरकार नहीं रही, वो एनडीए की रही, तो कुछ अच्छे फैसले हो पाए। लेकिन ये जब भाजपा सत्ता में है, इनकी राज्य सरकार को देख लें, जहां जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वो जिस तरीके के निर्णय लेती हैं वो कितने घातक होते हैं, चाहे वो शिक्षा माफिया के लिए हो, भ्रष्टाचार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, अन्य व्यवस्था के लिए हो, सबके लिए फेल है। केवल अपने पैकेज के दम पे मीडिया मैनेजमेंट करके कुछ गोदी मीडिया के लोगों को देख करके वो कुछ गोदी मीडिया के लोग इतनी नकारात्मकता फैला देते हैं विपक्ष के लिए, लोकतंत्र के लिए, और सत्ता की वाहवाही करने लगते हैं, जी हजूरी करने लगते हैं कि वो कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं कि जो भाजपा शासित राज्य है क्या क्राइम कंट्रोल किसी भी हद तक नहीं है। क्या यस भारतीय जी, आपके शासन काल में जो उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा दंगे हुए, उसके आंकड़े आपके पास तो होंगे नहीं। आपके शासन काल में समाजवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अराजकता थानों में फैलाई गई, थानों से अपराधियों को खींच के बाहर ले आना, इसके आंकड़े तो समाजवादी पार्टी के होंगे नहीं। आपके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, लड़कों से गलतियां हो जाया करती है, जिसके कारण कितनी महिलाओं के साथ, कितनी माँ बहनों के साथ अभद्रता हुई, इसके आंकड़े आपके पास होंगे नहीं। आपके शासन काल में किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, जिस प्रकार से आपने किया, उसके आंकड़े तो आपके पास होंगे नहीं। तो कुल मिला के अपने गिरबान में एस भारती जी झांक के देखना चाहिए। और आज आप 17 और 22 दो बार आप पराजित हो चुके। सुन लीजिए मेरी बात, अभी आप बहुत उत्साहित ना हो। दो बार आप इस तरीके से, बुरी तरीके से इस प्रदेश में पराजित हैं। एक बार आपकी कुछ सीटें बढ़ गई हैं, तो अभी आप अनावश्यक अहंकार में ना आए। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत और सशक्त संगठन है, तो आप इसकी चिंता मत करें। अभी आप उत्तर प्रदेश में या देश में आपको दंगा करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होने वाला है, इसके बारे में निश्चिंत रहें। मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे। और ठीक है बालकृष्ण, जरा यस का हाँ जवाब दे दीजिए। यस जी, हाँ जी। देखिए, पहली बात तो ये गलत बात है कि मेरे वक्त पे आकर के इन्होंने अतिक्रमण किया। चलिए कोई नहीं, आप बड़ी अच्छी सरकार में कंटिन्यू अपने वक्त पे बोल रहा। नहीं बिल्कुल सही है, कंटिन्यू करें आप। हाँ, लेकिन मेरे वक्त पे आके अतिक्रमण करके, और ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण पत्र दे दिया है कि जिस तरीके से वो अनुशासन होने की बातें कहते हैं, केवल बातें करते हैं जी, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये इन्होंने फिर प्रमाण दिया है अपनी भारतीय जनता पार्टी। चलिए कंटिन्यू करें आप, कंटिन्यू करें। हाँ। दूसरी बात, जरा सुन लीजिए। जो सवालात इन्होंने उठाए मैं उस बात पे जवाब देता हूँ। श्रद्धेय नेताजी अगर ये कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस बात को विरोध में लेती है। लेकिन वही श्रद्धेय नेताजी अगर पूरी सदन को ये कहते हैं कि सब लोग दोबारा चुन के आए, तो वो कहते हैं कि सपा के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, चेहरे पे चेहरा आखिर भारतीय जनता पार्टी वाले लगा कैसे लेते हैं? दूसरी बात, ये बयान जो आया था, ये बयान आया था लिव इन रिलेशन को लेकर के, जिसको आज के समय में लगभग अधिकांश लोग ठीक नहीं मानते हैं कि महिला पुरुष कुछ समय तक अपने साथ रहते हैं और एक समय के बाद जब खटपट हो जाती है तो किसी खटपट के कारण जाकर के उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दिखा देते हैं, अपराध कायम करा देते हैं और लड़के को सजा होने की बात आ जाती है। उस संदर्भ में उन्हें कहा था कि पहले तो आप एक साथ रह रहे थे, फिर कुछ खटपट हुई, उसी के खिलाफ थे, तो लड़के हैं, लड़कों से गलती, उस संदर्भ में बात की थी, ना कि कुलभूषण आपके ब्रजभूषण जैसे लोगों के खिलाफ जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी बचा रही थी, ना कि कुलदीप सेंगर जैसों के खिलाफ जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी बचा रही। नहीं, सजा की यस भारती जी जो सजा हुई है, जो कानून के तहत विचारण उनका हुआ, जो उनको सजा हुई है, अगर इस प्रकार की आप बात करते हैं, और प्रजापति आपके प्रजापति अमेठी के विधायक जिनकी पत्नी अभी भी विधायक हैं, अभी भी वो जेल में हैं, विभिन्न भ्रष्टाचार के मामले, चरित्रहीनता के मामले, 376 के मामले, सब प्रजापति के ऊपर, अमेठी के पूर्व विधायक या मंत्री। मुझसे सवाल कौन पूछ रहा है? ठीक है बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी। नहीं, आपने कहा मैं जवाब दे रहा हूं ना, जिस प्रकार की चीजें आप क्या हुई, आप चूंकि नाम लेके मेंशन करते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। या तो आप इतनी सैद्धांतिक बात करें तो सैद्धांतिक बात करूं, अगर आप नाम लेके मेंशन करेंगे यस भारती जी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। गायत्री प्रजापति को आप भूल जाते हैं। बालकृष्ण, नहीं, गायत्री प्रजापति को आप क्यों भूल जाते हैं? गायत्री प्रजापति का भी नाम ले लिया करिए ना, नहीं शर्म आनी चाहिए यस भारती जी, शर्म नहीं आनी चाहिए। गायत्री प्रजापति जी के जो कुकर्म है, जो कारनामे है, उस पर शर्म नहीं आनी चाहिए, नाम ले लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के कारनामे। रुक जाइए, पहले यस जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। नाम लेके बात करता हूं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। यश आपके पास आते हैं, यश आपके पास आते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मेरा समय भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया है। नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक अल्प विराम लेना होगा, ये मजबूरी होती है। चलते ब्रेक के बाद फिर यश भारती से जवाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपका समय खराब करती रहेगी, आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं, लौटते हैं, फिर यश भारती के पास चलेंगे। हाँ, डिंडौरी में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें मौत का कुआं और तमाम झूले शामिल हैं। समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड डिंडोरी। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। फिर आपका स्वागत है। यश जी अपनी बात कंटिन्यू करें। सबसे पहले बालकृष्ण, यश जी की बात सुनेंगे, फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी यश बोलें। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा नाम लिया गायत्री प्रजापति जी का। ये कह रहे हैं गायत्री प्रजापति जी दोषी हैं, ये न्यायाधीश बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब वही गायत्री प्रजापति जी का परिवार अभी स्मृति ईरानी जी के लिए वोट मांग रहा था और गायत्री प्रजापति जी के नाम पे मांग रहा था। तो ये चेहरे पे चेहरा, ये दोहरा मापदंड है। तो यही बात तो कह रहा था। ये कर कैसे लेते इस तरीके की बातें? और ये कह रहे थे मुझे शर्म आनी। शर्म तो इनको आना चाहिए
जिसको ये अपराधी कह रहे हैं, जिसको ये गलत कह रहे हैं, उससे प्रचार कैसे करा रहे थे अभी स्मृति ईरानी जी के लिए अमेठी में? तो वही इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन में हर एक भ्रष्टाचारी को ले आते हैं, जिसको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं। जब इनकी तरफ आ जाता है तो वो भ्रष्टाचारी बचता नहीं। तो ये जो आरोप लगाते हैं पहले ये तय कर लें वो ठीक है, या जब इनकी तरफ आ जाता है तब वो ठीक होता है व्यक्ति। तो कब ठीक होता है? तो यही देश को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसी का परिणाम दिया है। कुछ जगह हमारी नाकामयाबी रही, हम मानते हैं इंडिया गठबंधन के साथियों की, लेकिन चिंता मत कीजिए, पूरे 5 साल सरकार आप चला भी नहीं पाएगा। अगर भूल चूक से बना भी लेंगे, आपके साथी ही नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलेंगे। चलिए ठीक है, बालकृष्ण पहले जवाब दे लीजिए, फिर मोहित कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ। देखिए यश भारती जी, अपने परिवार, जिस परिवार सैफई खानदान से आप लोग पोषित होते हैं, वहाँ के बारे में सोचिए कि वहाँ युद्ध तो नहीं होगा जैसा होता आया है, मंचों पे दिखा है, बाप बेटे के बीच में, चाचा और भतीजे के बीच में, या विभिन्न प्रकार के पारिवारिक विवाद हैं। जो कि परिवार की पार्टी है तो इसलिए परिवार में इस प्रकार के विवाद होते हैं, पद सत्ता लोलुपता आदि चीजें पाई जाती हैं। एक बात, गायत्री प्रजापति का आपके पास दूसरी बात सुनिए, गायत्री प्रजापति की अगर हमको तो नहीं जानकारी है कि भाजपा के साथ थी, लेकिन यदि भाजपा में वो गई है तो आपने निष्कासित कर दिया हो, आपने समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति की पत्नी को, जो विधायक है वहाँ की, उनको अगर आपने निष्कासित कर दिया हो, महारानी देवी को, तो फिर या तो वो बता दीजिए इस आरोप में। इसका मतलब यह है कि आप पत्नी उन्हीं की है ना, गायत्री प्रजापति जी की। नहीं आपने क्या, नहीं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, उसके बाद भी आप उनको पोषित कर रहे हैं, या आपके यहाँ आपके दल में हैं, तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि आप कितने डरे हुए हैं। और मैं ये निश्चित तौर पे कह दूं कि मेरी जानकारी में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। महारानी देवी ने कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, यदि किया भी होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है उन्होंने मत दे दिया हो अपना, और आपकी जानकारी में हो, आपको फोटो वोटो खींच के लाई हो, दिखाई हो, लेकिन फिर भी आप में इतनी क्षमता नहीं है कि गायत्री प्रजापति की पत्नी को अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं तो आप निष्कासित कर सके दल से। आपकी विधायिका है वो, आपकी विधायिका है, आपने उस परिवार को पोषित करने का काम किया है, लेकिन आप उसको निष्कासित नहीं कर सकते। एक बात, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने दल में उनको रखे हुए हैं, आपकी विधायिका है, नहीं निष्कासित करते हैं, तो आप अपना ये दोहरा चरित्र और जो ये दोगला चरित्र है, इसको समझ लीजिए किस प्रकार से है। प्रजापति जी अभी अपराधी बना रहे थे आप उनको, अब वो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप अगर ये जान रहे हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये जान रहे हैं तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहिए, आपके दल के हैं, सैफई खानदान के अध्यक्ष को बोलिए कि वो निष्कासित कर दें महारानी देवी को। जो विधायिका है वहां आप ही आरोप लगा रहे हैं, अब आप ही अपने दल में उनको रखे हुए हैं, तो ये आपकी, ये नैतिक रूप से आपकी बात ठीक नहीं है। तो कुल मिला के आप या तो एक्शन लीजिए, या आरोप कहीं आपको नहीं लगाना चाहिए, आप अपने ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं फिर कह दूं खुल के कि उत्तर प्रदेश हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीजें कुछ इधर उधर हुई हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, मोदी 3.0 शुरू होने जा रहा है। एक बात, दूसरी बात, 2 बार हारने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है। पुनः अगले चुनाव में 27 में भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपको दंगा करने के लिए, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की गर्त में डुबोने के लिए, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण करने का किसी भी दशा में अवसर नहीं प्रदान करने वाली है। इस बात के लिए आप आपका समय, आपने कहा मेरा समय भारतीय जनता पार्टी खा जाती है, समाजवादी पार्टी का समय बीतता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, जन सामान्य के लिए, गरीबों के हित में, देश के हित में काम करती रहेगी। आपको तुष्टीकरण और गरीबों के शोषण का अवसर नहीं लगाना। यश और बालकृष्ण जी जरा शांत रहिए। मोहित, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अहंकार अभी प्रदर्शित कर रही है आपके मंच में बैठ करके, अभी पता नहीं है कि कहाँ सरकार बनने जा रही, कहाँ 3.0 बनना जा रहा, या जो मोदी योगी 2.0 चल रहा वो चल भी पाएगा आगे कि नहीं। अभी 2 महीने बाद योगी जी प्रधान मुख्यमंत्री, 99 सीट पाने के बाद मोहित जी इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है? ठीक है, बालकृष्ण सुन लीजिए। हाँ, सुन लिया करो किसी की।
जी मोहित बोलिए। कॉन्फिडेंस वहां से आता है, 99 सीट पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, फटाफट 99 सीट, फटाफट 99 सीट, 3 अंक का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हो देश में। 70 सालों की पार्टी इस कगार पे खड़ी हुई है। मोहित जी क्या बात करते हैं आप? अहंकार किसको? अहंकार 99 सीट वाले को है कि जिसको 140 करोड़ का जनमानस चुना है, उसको किस बात का अहंकार है? ठीक है, एक एक करके मोहित की आप बात आ जाए। मोहित बोले। किसी की बात सुनना नहीं आता केवल। जी बोलिए बोलिए। कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए कहीं बालकृष्ण नहीं बालकृष्ण जी, हाँ नहीं सुनना पड़ेगा ना, जब गलत बात नहीं सुनना पड़ेगा। आप अभी जवाब दे बात दीजिएगा, करेंगे दिन को जवाब सुनना पड़ेगा। बालकृष्ण जवाब दे दीजिएगा, नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। 240 में नाक लगाने लगते हो, उसके बाद भी देखे नहीं, बीच में बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। एक एक करके खटाखट फटाफट वाली जो साइकोलॉजिकल बीमारी है वो तो अब दूर हो जानी चाहिए। फटाफट चल रहा है, इसको दूर कर लीजिए। मोहित को सुन लेने दो, मोहित को सुन लेने दो, फिर अपना जवाब। मोहित जी मत आक्रामक होइए, 99 सीटों में मत आपा खोइए। बालकृष्ण मत आपा खोइए। बालकृष्ण उनकी बात आ जाने कठिन, अगर कठिन बालकृष्ण समस्याएं ज्यादा है, लेकिन बालकृष्ण ये तरीका नहीं है। बालकृष्ण ये तरीका नहीं है, मत खोइए। क्यों कम से परेशान हो रहे हैं? कम से कम मेरी बात मानिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री आपको देखना पड़ेगा। आंखों को तकलीफ हो तो आंखें थोड़ी देर बंद करके ध्यान करिए। ठीक है बालकृष्ण, ये तरीका नहीं है मेरे डिबेट का। एक एक करके पहले मोहित को बोल लेने दो, फिर उनको जवाब दे देना। यही अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है मोहित बोलिए। ठीक है, अभी मत डिरेल कीजिए, मोहित को बोल लेने दीजिए। हाँ मोहित बोलिए। कर रहे हैं बैठ करके 370 कहाँ गया आज की तारीख में? इनके मुंह से नहीं निकलना बातें। नहीं अभी फिर बीच में बालकृष्ण बीच में अपने को बहुत बड़ा परमात्मा 100 अगर पूरा हो जाए तब बात करिए मोहित जी। आवाज आना दीजिए। चलिए ठीक 100 हुआ कि नहीं हुआ कंफर्म करिए इसको। इस पब्लिक के फोरम पे, इस चैनल पे बैठ के 100 सीटें मिली कि नहीं मिली इस देश में? ठीक है भाई, जनादेश आज भी 10 करोड़ वोट मात्र मिला हुआ है। 24 करोड़ से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। किस बात का इतना है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि जनादेश आ गया है। ठीक है, आपको आपके भ्रष्टाचार को, आपकी अराजकता को, आपके तुष्टीकरण को, देश के जनमानस ने आपको उखाड़ फेंका, फिर भी बात आपकी समझ में नहीं आती। एक एक थोड़ी सभ्यता सरलता के साथ बात एक एक करके बालकृष्ण। हाँ बालकृष्ण साथ रहिए। हाँ मोहित अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं, हल्ला नहीं, शोर शराबा नहीं, शोर शराबा नहीं। हाँ बोलिए। बात नहीं करोगे तुम बैठ करके। ठीक है मोहित जी बोलिए। नायडू और नीतीश के नहीं मोहित बोलिए। आज उनके पैर छूने बैठ रहे हो मोदी जी बैठ करके, बगल में बैठकर पैर छू रहे हैं। देखो पूरे देश में पैर छूने का काम इस देश के फटाफट पप्पू ने किया है। आप शांत रहिए बालकृष्ण। कहना पड़ेगा, अगर आप कहेंगे तो इस देश ने पप्पू आजी को नकारा हुआ है और पप्पू आजी को यह देश स्वीकार नहीं करेगा। और मोहित जी इस बात को स्पष्ट रखिए, आपके अंदर ये पप्पू आजी देश स्वीकार नहीं करने वाला है। ऐसे चर्चा नहीं। अगर मोदी जी को पैर छूने की बात करेंगे तो मुझे आवाज कम करवानी पड़ेगी। प्रयोग करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे आवाज डाउन करानी पड़ेगी। मोहित को पहले बोल लेने दीजिए, एक एक करके बात रखेंगे। यश भारती जी भी अपनी बारी में बोलेंगे, आप भी अपनी बारी में, जनता को समझ में आ जाएगा। हाँ मोहित बोलिए। सबसे बड़ी चीज जो अहंकार था नरेंद्र मोदी का, जो परिणित हुआ उनके कार्यकर्ताओं में, आज जनता जनार्दन उस अहंकार को चूर चूर कर दिया। जो अपने को देश भगवान से बड़ा मानने लगे थे, आज देश की जनता ने उनको जमीन दोष कर दिया। आज दिखा दिया कि लोकतंत्र की ताकत क्या है। आज आप नायडू जी हो, आप नीतीश जी हो, इनके सहारे ही चल पाएंगे सत्ता की, देश की सत्ता में। अगर आप 3.0 का कोई सपना पाले भी है, आज जिस तरीके से अहंकारी निरंकुश होकर के आपने अकाली दल को केवल किसानों की नीतियों पे अलग कर दिया, आपने शिवसेना अपनी जो जीवन भर की साथ वाली पार्टी थी उसको तोड़ने फोड़ने में कहीं कोताही नहीं बरती। जिस तरीके से लगातार नीतीश जी को अपमानित किया, चाहे वो बिहार के स्पेशल राज का पैकेज को लेकर के हो, चाहे 80,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं, आज तक 2 रुपया नहीं दिया। तो जब आज अहंकार चूर हुआ है तब आपको याद आ रही है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक एनडीए भी है कुछ देश में। तो आज आपको समझ में आया है, देश की जनता जनार्दन ने आपका अहंकार तोड़ा है। मैं मानता हूँ आप अगर सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, वो भी अगर इसमें भी अहंकार करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप वापस 2 में पहुंच जाएंगे। तो अहंकार उतना ही रखिए। रही बात योगी जी की, अगर सरकार बदलने की, इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही योगी भी 2 महीने के बाद कहाँ जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, कब कहाँ खत्म होगी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। यश भारती कुछ कह रहे थे, फिर सुनील जी के पास चलेंगे। हाँ
देखिए, किसी भी बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं कि देखो रात बोली क्योंकि ये रात मान रहे हैं। अभी गायत्री प्रजापति जी का मैंने प्रमाण दे दिया तो ये कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। प्रजापति जब जानकारी नहीं है तो अनर्गल बयानबाजी क्यों? 15 मिनट तक अपने चैनल पे चर्चा चैनल पे लोगों के दर्शकों का समय क्यों खराब करते हैं? चलिए आप अपने उसी तरीके से देश की जनता का भी इन्होंने समय खराब किया 10 साल तक, उसी का परिणाम आया। अब ये अहंकारी रूप में जो इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जो 400 पार की बात कर रहे थे उनको आधा भी नहीं मिला और इतनी ज्यादा गर्मी चढ़ गई इनके अंदर। अभी ये सपा के विधायकों की बात कर रहे थे, तो जितने सपा के विधायकों को इन्होंने तोड़ने का काम किया राज्यसभा के चुनाव में, उन जगह पे इनको हार का सामना करा तो जनता ने हमें विधायक के बदले सांसद दिया है उन क्षेत्रों में जहां जहां उन लोगों ने गद्दारी करी और इनके पाले में करी। दूसरी बात, प्रभु राम के चरणों में रह करके हमने आशीर्वाद मांगा और इनको ठुकराने का काम प्रभु राम ने किया। अयोध्या फैजाबाद से हारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ है। शर्म आनी चाहिए इनको, जिनको इन्होंने बेचने का काम किया, भावनाएं बेचने का काम किया और जनता ने इनको अस्वीकार किया। अब तो ये अपने आप को माने, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये झूठ फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे और जीत को जीत ना मानते हुए हार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता है, जनार्दन है, 140 करोड़ जनता ये कह रहे हैं कि इनको आशीर्वाद मिला। कहां से 140 करोड़ जनता ने इनको आशीर्वाद दे दिया? भाई जम्मू और कश्मीर में 3 सीटों पे तो ये चुनाव ही नहीं लड़े, ना इनका कोई एनडीए का घटक दल चुनाव लड़ा पूरे जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में ये प्रचार करने नहीं जा पाए डर के मारे, मणिपुर ये गए नहीं डर के मारे। कैसे 140 करोड़ जनता ने इनको आशीर्वाद दे दिया? वही झूठ, सफेद झूठ, भ्रम फैलाना जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश की चर्चा करिए, आपका विस्तार उत्तर प्रदेश की सीमा तक है। चलिए ठीक है, इसके अलावा देखिए इस देश में आपकी कोई महत्ता नहीं, क्षेत्रीय दल है, उतनी चर्चा। उड़ीसा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अरुणाचल में हम सरकार बना रहे हैं और एनडीए की सरकार आप कर आंध्र प्रदेश में देखिए बनने जा रही है। हो जाएंगे, ठीक है, सबके लिए है। सुनील जी, तर्क तो इस बात को लेकर के भी है कि न इंडिया गठबंधन को कोई स्वाभिमान या अभिमान करना चाहिए, न एनडीए को, क्योंकि दोनों ने किसी ने कुछ हासिल किया है तो किसी ने कुछ खोया है। मंथन करने का वक्त है, लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया या जो गतिविधियां चल रही हैं इंडिया गठबंधन में जी, भाई उद्धव ठाकरे जी वो नहीं पहुंचते हैं, संजय राउत नुमाइंदगी करने पहुंचते हैं, नितिन गडकरी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात होती है। ममता बनर्जी, उनका बयान निश्चित तौर पर था कि प्रधानमंत्री मोदी अपना विश्वास खो दिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो भी इस बैठक में नहीं आती हैं। तो कहीं उल्टा तो नहीं हो जाएगा कि टीडीपी और जेडीयू को साथ साथ इंडिया गठबंधन में ही सेंध लगने की कवायद शुरू हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया संजय जी आपने। आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कई बार ऐसी घटनाएं हुई और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक ओर से गिरी थी, जो दुनिया ने बड़ा अचंभित तरीके से देखा। जी बिल्कुल। तो जो स्वार्थी तत्व हैं वो किसी भी दल में बैठे हों, अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। बंगाल की अगर हम लोग चर्चा करें तो बंगाल में जिस तरह से एक वर्ग विशेष ने हिंदुओं के साथ घृणित कार्य किया या दंगे हुए, चाहे वो संदेश खाली हो या कोई और क्षेत्र हो, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी का वोट बीजेपी की अपेक्षा अच्छा रहा। संजय जी, इसमें तो मैं देश के कोने कोने में कह रहा हूं कि जो बीजेपी वोटर था, धूप इतनी ज्यादा हुई और कुछ ऐसे थे कि जो अंदर से चाहते थे कि बीजेपी हार जाए, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे मैं साफ कहना चाह रहा हूं जिनके कारण जो सिपाही थे इनकी टीम के, वो सिपाही बाहर कर दिए गए। बिल्कुल। मैं एक राजनेता का नाम लेना चाह रहा हूं, उससे मैंने पूछा कि यार भाई सब तो इधर उधर दल बदल रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हो? उसने हमसे कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के चौखट पर जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। और आज उत्तर प्रदेश में उस नेता की क्या हैसियत है जो प्रदेश स्तर पर रहा हो, आज गली गली में घूम रहा है। तो ये भी कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी, भले ही पांडे जी को हमारे बुरा लग रहा हो, लेकिन सत्य यही, हम लोग सत्य कहेंगे कि अहंकार में और क्षेत्रवाद, जातिवाद, प्रदेशवाद, ये सब चीजें इतनी घेर ली कि जो इनके अपने सिपाही थे वो भी मजबूर होकर के सोचे कि जब हमारी कहीं पूछी नहीं है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ा। और जो मैं बात कह रहा हूं संजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार समझ रहे, मैं किसी चर्चा कर रहा हूं कि जो इतना वफादार सिपाही रहा हो, आज आपके चौखट पीछे पीछे घूम रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वफादार सिपाहियों की उपेक्षा की, आज उसी के परिणाम है। और पांडे जी, इस पर चिंतन करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज पर ये देश ताली और थाली बजा दिया
जो उन्होंने कहा वो उसने किया, और इतने मतों से जनता अलग हुई आपसे, उसका क्या कारण रहा? ये एक गंभीर प्रश्न है। आपको इस पे अहंकार नहीं, आप सोचना चाहिए कल तक मेरे साथ चलने वाले लोग आज हमारा साथ किनारा क्यों किए। अरे सुनील जी, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब मैं वोटों का देख रहा था गणना, जी मुझे तो लगा 2019 में 4,70,000 और 1,52,000 2024 में। राजनाथ सिंह की जब काउंटिंग चल रही थी राजधानी लखनऊ में, मैं चौंक गया, करीब 72,000 मतों से जीते केवल। जी, तो ये चिंता विषय है। ये सब चिंता का विषय है कि आपको एकदम सलाखों पर जनता ने रखा था और धीरे धीरे नकारती जा रही है। क्यों नकारती जा रही है? मैं तो अब क्या कहूँ संजय जी, लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में गुजरातियों का राज्य हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी चर्चाएं हमारे छोटे भाई भाजपा प्रवक्ता भी सुने होंगे। तो कहीं न कहीं देखिए, जो जयचंद पैदा हुए भारतीय जनता पार्टी में, उनके भी कारण भारतीय जनता पार्टी हारी है। जैसे में हम घोषित सीट चर्चा करते हैं संजय जी, मैं आप साथ रहा छोटा पत्रकार, मैंने भी कहा था घोषित सीट बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि हम लोग सबके बीच बैठते हैं ना, खुल के लोग बात करते हैं। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था सुनील जी, ओम प्रकाश राजभर आज इंतजार में बैठे रहे कि संभवतः दिल्ली बैठक में बुलाई जाएगी। सुभाषपा को बुलाया ही नहीं गया, और डॉक्टर संजय निषाद वो भी इंतजार करते रहे कि शायद कभी घंटी बजे कि हमें भी बुलाया जाएगा, वो भी बैठक में नहीं बुलाए गए। देखिए, वीरों की पूजा होती सदा, बकरी की भेंट चढ़ाई गई। जी, आपने भी देखा होगा कि जब तक आपका बल रहता है इस पृथ्वी पर, पूजा उसी की होती है। शेर की पूजा हम लोग करते हैं, भेड़ बकरी नहीं करते हैं, इसलिए एक शक्ति है उसमें जी। अगर आपकी पूछ तभी तक है इस धरती पर जब तक आप में शक्ति है, ताकत है। जिस दिन ये ताकत विहीन हो जाएंगे हम, आप कोई नहीं पूछेगा। तो यही हाल इन दोनों लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ला के आई, लेकिन उसको कितना फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी में फिर कहूंगा एक बुद्धिजीवी पार्टी है, वो आकलन जरूर करती है, धोखे में या कहीं कुछ भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि इनको अपने पाले में ला के कितना हमारा फायदा कितना नुकसान हुआ, तो क्यों बुलाएगी। जैसे कभी नरेश अग्रवाल का जलवा आप देखते हो इस प्रदेश में, आप वरिष्ठ पत्रकार, पुराने पत्रकार हैं, कि नरेश जी की तूती बोलती थी। आज सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी नितिन जी को मंत्री बचे हैं, आज नरेश जी पार्टी भी चली गई, नरेश जी को कौन पूछता है जी। तो अगर आपके साथ संगठन है, जनता है, तो आप ही पूछोगी इन लोगों ने क्या किया घूस इसलिए यहाँ तक। तो आप समझ गई भारतीय जनता पार्टी कि ऐसे चेहरों को लाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। 30 सेकंड में सुनील जी आखिरी कमेंट चाहूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित किए देश को, और उन्होंने कहा कि अब बड़े फैसले का वक्त आ गया है। तो क्या वो बड़े फैसले हो पाएंगे? पीओके, यूसीसी, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मंचों से काफ़ी कुछ गुणगान किया गया। अब इस स्थिति में जबकि गठबंधन की सरकार है, क्या ये फैसले हो पाएंगे? 30 सेकंड में, चूंकि मैं इस बात सहमत नहीं हूं संजय जी। देखिए, हम आप 4 लोग बैठे हैं, चारों लोगों का मत अलग होता है, विचार अलग होता है, भले एक मंच बैठे हैं, तो इस इतना बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी अगर लेंगे तो अब पूछ के लेंगे। पिछली सरकार तरह ने इंडिपेंडेंट जो निर्णय ले लिया, आपको रहना हो, मेरे सारा होना जाना हो जाओ, लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। जो भी उनको निर्णय कह तो दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि कठोर निर्णय लेंगे, लेकिन कठोर निर्णय लेने में अगर चूक जाएंगे तो मैं छोटा पत्रकार हूं, सरकार उसी दिन ढहा जाएगी। और पूर्व में ऐसा हुआ भी है। संजय जी, एक सेकंड में आपसे और कहना चाहूंगा, मैंने आपके ही चैनल पर कहा था, कौशल किशोर जी के लिए और अजय मिश्रा टेनी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जान के हरवाई है जी। जिनकी छवि खराब हो चुकी है, उनको अगर आप टिकट आप दे रहे हो तो निश्चित रूप से आप हार शिकार पहुंच जाओ। निश्चित तौर पर सुनील जी, 19 केंद्रीय मंत्रियों का हारना एक बड़ी चिंता का विषय है, और इस पर कोई गर्व नहीं करना चाहिए, मंथन का दौर होना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा का वक्त यहीं तक हमें इजाज़त देता है। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम लोग मिलेंगे। निश्चित तौर पर यह तो तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है, उनके लिए प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। 7 जून को संभवतः एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद दावा पेश करने की बात कही जा रही है। 8 जून को बतौर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन फिलहाल ये तो तय है। देखिए, ये ब्रेकिंग भी आ गई, जो मैं अभी बता रहा था कि 7 जून को होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी चुने जाएंगे संसदीय दल के नेता। ये बड़ी खबर आ गई जो मैं अभी बता रहा था। सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। एनडीए दलों ने पहले ही समर्थन अपना दे दिया है, प्रस्ताव भी पारित हो गया। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में लिया गया है ये अहम फैसला।
तो कुल मिलाकर के जिस बात की जानकारी दे रहे थे 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण संभव है, यह भी बड़ी खबर आ गई है। 7 जून को ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और 8 जून को पीएम मोदी बतौर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये जो बैठक हुई अभी एनडीए की, उसके बाद ये बातें निकल करके सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, वाकई वो खबर आ भी गई। पीएम आवास पर हुई बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि 7 जून को संसदीय दल बीजेपी की बैठक होगी और 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि कौन कौन से नए चेहरे होंगे ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि टीम मोदी के 19 मंत्री पहले ही चुनाव हार चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जिनके ऊपर जिम्मेवारियां थी वो अगर चुनाव हारे हैं तो उनके एवज में किसे सामने लाया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आ ही गई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डिंडौरी में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें मौत का कुआं और तमाम झूले शामिल हैं। समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड डिंडौरी। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर,
लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। छूट नहीं पाए